Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Dewashish अवस्थी. As we are continuing with our economics lecture series, this is lecture number 14th. तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर वी हैव डन द बजटरी रिफॉर्म्स हमने किए थे और हम आगे बढ़ेंगे अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज होगा वो है टाइप्स ऑफ बजटिंग. एक छोटा सा टॉपिक रह गया था बजटिंग के टाइप्स और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे दैट इज टैक्सेशन जो कोर टॉपिक है आज का. तो पहले टाइप्स ऑफ बजटिंग देख लेते हैं. देखिए बजट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है. तो इसमें अपन ने लिखे हैं अराउंड 5 टाइप के, मैं डिस्कस करूंगा आपको. ये आपके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, ठीक है, और इंटरव्यूज में आपसे पूछा सकता है क्या है ये टाइप्स ऑफ बजटिंग. देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है जेंडर बजटिंग, ठीक है. अभी जेंडर बजटिंग का मतलब क्या होता है, नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि इसमें ऐसा होता होगा कि वुमेन्स के लिए एक अलग से बजट बना देते हैं, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है. ध्यान रखिए इट डज नॉट मीन सेपरेट बजट फॉर वुमेन. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वुमेन्स के लिए सेपरेट बजट है, ठीक है. जेंडर बजटिंग का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, इट इज अ टूल ऑफ सोशल जस्टिस. ये एक टूल है सोशल जस्टिस का. कैसे, आई लेट यू नो. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर बजटिंग का मीन्स होता है इवैल्यूएटिंग द प्रोविजंस ऑफ बजट, मतलब जो बजट के प्रोविजंस रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेंडर इज नोन एज जेंडर बजटिंग. व्हाट इट मींस, इट मींस देखिए कोई एक बजट है, ठीक है, उसमें अपन ने कुछ जो प्रोविजंस रखे होंगे कुछ मेल ओरिएंटेड होंगे, मतलब मेल्स को बेनिफिट मिल रहा होगा, या कुछ तो फीमेल ओरिएंटेड होंगे, मतलब फीमेल्स को बेनिफिट मिल रहा होगा. तो आप ऐसा करिए बजट में जिससे मेल को बेनिफिट मिल रहा है वो प्रोविजंस अलग कर लीजिए और जिससे फीमेल को बेनिफिट मिल रहा है उन प्रोविजंस को अलग कर लीजिए, ठीक है. कहने का मतलब आपका जो बजट होगा उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, मेल और फीमेल ओरिएंटेड, ठीक है, कि मेल पे इफेक्ट इतना पड़ेगा इस पार्ट से और फीमेल को इतना पड़ेगा. कहने का मतलब हाउ बजट इंपैक्ट मेन एंड वुमेन. तो अगर आप ऐसे अलग अलग डिवाइड करेंगे बिटवीन मेन एंड वुमेन तो आपको एक चीज पता चलेगी क्या कि अपना जो बजट है वो वुमेन सेंसिटिव कितना है, मतलब वुमेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मतलब वुमेन्स के लिए कितनी स्कीम्स बनाई गई है, कितना एलोकेशन किया गया है, क्योंकि अब अलग कर दिया अपन ने इसको, ठीक है. तो अपन को ज्यादा बेटर समझ पे आएगा. इससे क्या होगा, इससे क्या ध्यान रखिएगा, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी. तो अगर आपको वुमेन रिलेटेड अगर आपने अलग कर लिया मेल और फीमेल का तो ध्यान रखिएगा इससे आप जेंडर इक्वालिटी की ओर मूव करेंगे, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा फिर फीमेल्स का अलग से दिख रहा है तो आप उस पर ज्यादा प्रोविजन रखने की कोशिश करेंगे. क्यों, क्योंकि आपको भी पता है इंडिया में क्या है, सोसाइटी अपनी क्या है, पेट्रियार्कल है. कहने का मतलब मेल ओरिएंटेड, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक है. तो हमारा बजट भी मेल डोमिनेटेड दिखता है. लेकिन अगर आपने अलग कर लिया तो अब आपको दिखेगा फीमेल, जबकि 50% अप्रोक्सीमेटली फीमेल पॉपुलेशन भी है, लेकिन बजट में उसको ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट नहीं किए गए हैं. तो आप पे एक प्रेशर रहेगा यू शुड एलोकेट मोर रिसोर्सेज टू हुम, टू फीमेल, क्योंकि एटलीस्ट फीमेल 50% पॉपुलेशन है तो कुछ रिसोर्सेज ज्यादा मेल डोमिनेटेड ना हो. इट शुड बी इक्वल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, तो जेंडर इक्वालिटी प्रमोट हो. अगर ये बात किया है तो इंडिया में ध्यान रखिएगा फर्स्ट टाइम जेंडर बजटिंग इंट्रोड्यूस की गई थी 2005-2006 में, ठीक है. ये कोई सेपरेट बजट नहीं है, ध्यान रखिएगा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है. तो बजट में ये चीज की जाती है, ठीक है. और फर्स्ट कंट्री जिसने जेंडर बजटिंग अडॉप्ट की थी दैट वाज ऑस्ट्रेलिया इन 1984. ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट कंट्री हु अडॉप्टेड जेंडर बजटिंग. खास पॉइंट ये है, मैंने अभी आपको बताया जेंडर बजटिंग से क्या होता है, ये प्रेशर बनाती है किस पे, और जेंडर सेंसिटिव प्रोग्राम फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन. मतलब जेंडर सेंसिटिव जो इश्यूज हैं उस पर हम प्रोग्राम्स बनाएं, उस पर हम फॉर्मुलेट करें प्लान्स और इंप्लीमेंट करें. तो इससे क्या बनता है, हम पर प्रेशर बनता है फॉर जेंडर सेंसिटिव प्रोग्राम्स. तो ध्यान रखिएगा जेंडर बजटिंग इसलिए की जाती है. सेकेंड टाइप ऑफ बजटिंग है, इसको अपन जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं. देखिए इसमें अपन ने जीरो यूज किया. जीरो का मतलब क्या होता है, पहली बात बता दूं ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से बोरो किया है. कहां से बोरो किया है, यूएसए से. देखिए इसमें होता क्या है, देखिए लेट अस सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है. मान लो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एग्रीकल्चर को 200 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है. तो इस साल एग्रीकल्चर को कितना दिया जाएगा, ठीक है. तो ये नहीं देखा जाएगा कि लास्ट ईयर कितना दिया गया, मतलब लास्ट ईयर मतलब बेस अपना क्या रहेगा, ये नहीं रहेगा 200 करोड़ था तो इस साल तो 300 देना ही पड़ेगा अपन को. अपन बेस यहां पर क्या बनाएंगे, विल मेक बेस एज अ जीरो. मतलब हमें नहीं मतलब लास्ट ईयर कितना दिया गया, आज की जो नीड्स है जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम एग्रीकल्चर में बजट एलोकेट करेंगे. तो इसे कहते हैं अपन जीरो बेस बजटिंग. तो याद रखिएगा मैंने लिखा भी इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड एंड अप्रूव्ड ऑन ईच न्यू पीरियड. मतलब हर नए साल अपन जस्टिफाई करेंगे कि भाई इतनी रिक्वायरमेंट, अगर मान लो 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी तो 100 करोड़ ही देंगे, अगर ज्यादा होगी तो 300 करोड़ भी दे सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट नीड्स.
ठीक है, इसे कहते हैं जीरो बेस बजटिंग। लिखा भी मैंने स्टार्ट फ्रॉम जीरो एज अ बेस, ठीक है। लिखा भी बजट्स आर बिल्ड अराउंड व्हाट इज नीडेड फॉर द अपकमिंग पीरियड, ठीक है, अपकमिंग पीरियड रिगार्डलेस ऑफ वेदर ईच बजट इज हायर और लोअर देन द प्रीवियस वन। मतलब पिछले बजट से ज्यादा है कम है उससे कोई मतलब नहीं है, अभी जो नीड है उसके हिसाब से हम बजट एलोकेशन करेंगे, दैट इज नोन एज जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। थर्ड में हम आते हैं, दैट इज लाइन आइटम बजटिंग। बहुत सिंपल बजटिंग है ये लाइन आइटम बजटिंग। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली गए, ठीक है, आपको कुछ आपकी मॉम ने पैसे दिए 10,000 रुपीज फॉर स्टडी, हर मंथली आपको देते हैं फॉर स्टडीज, ठीक है। तो आप उस 10,000 रुपए को आप एलोकेट करोगे कि मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जांपल नोट्स परचेज करना, तो आपने नोट्स के लिए कुछ मनी एलोकेट किया। फिर आपने सेकंड डिसाइड किया मेरे को टेबल कुर्सी ये सब परचेज करना है, उसके लिए आपने एलोकेट किया। तो आप देख रहे हैं मतलब आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपने जितने भी आइटम्स थे उनको लिखा और जितना एक्सपेंडिचर आएगा आपने उसको लिखा और उसके हिसाब से आपने सेट किया, दैट इज नोन एज आइटम लाइन आइटम बजटिंग। तो बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ बजटिंग है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा अपन पर्पस और ऑब्जेक्टिव को इतना ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि हमें क्या परचेस करना है और उसके क्या एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और अगर हमारे पास पैसे कम होंगे तो लॉजिकल हम क्वालिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नोट्स परचेज करने होंगे तो मैं कोई नॉर्मल कोचिंग के नोट्स परचेज करूंगा इंस्टेड ऑफ हाई फाई कोचिंग जिसके महंगे नोट्स आ रहे हो वो नहीं परचेज करूंगा। तो क्वालिटी अपन रिड्यूस कर देते हैं अगर अपना रिसोर्सेज कम रहते हैं। तो लाइन आइटम का बजटिंग ये होता है कि आप लिस्टिंग एवरी सिंगल पोजीशन आप उसको लिस्ट आउट करें, है ना, एंड पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ अ सेपरेट लाइन एंड द एक्सपेंडिचर एस्टिमेट। मतलब आप एक एक्सपेंडिचर बनाई, जैसे कि मैंने आइटम लिखा है एक्स वाई आइटम अपन को परचेस करना है, लेट अस सपोज एक्स आइटम 500 रुपीज का है, वाई आइटम 300 रुपीज का है। तो अपन ऐसे सिंपल जो अपन सिग्निफाई करते हैं, यहां पर अपन ये नहीं बताते कि एक्स के 500 लेने से क्या हमारा पर्पस अचीव होगा, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, ये सब स्पेसिफाई नहीं करते। भाई हमको ये परचेस करना है वो इतने का आइटम का है, तो लिखा भी विदाउट मेंशनिंग द पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। याद रखिएगा यहां पर ध्यान रखिए रेफरेंस बनाया जाता है लास्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर अब अपन हम लोकल लेवल का एग्जाम्पल दिया मैंने कोचिंग का, अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे देखिए तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसे किसी भी मिनिस्ट्री को पैसा देना हो और लाइन आइटम बजटिंग के हिसाब से तो बताई थी, आप अपने बता दीजिए क्या क्या आपको परचेस करना है और क्या क्या उसके एक्सपेंडिचर है, उसके हिसाब से रिसोर्स एलोकेट कर देते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है रेफरेंस बनाया जाता है कि पास्ट लेवल में कितनी स्पेंडिंग की गई थी। लास्ट टाइम फॉर एग्रीकल्चर को 200 करोड़ दिए गए थे तो लॉजिकल है वो इस समय ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए रेफरेंसेस यहाँ पे लिए जाते हैं पास्ट लेवल से, क्योंकि जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या था, नहीं पास्ट से कोई मतलब नहीं, पास्ट तो जीरो रहेगा, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिएगा अगर आपके पास मनी कम है, ठीक है, लाइन आइटम बजटिंग में कम है, तो आप क्या करते हैं क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं। परचेज आप उतना ही कर रहे हैं बट आप क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये एक नेगेटिव भी कह सकते हैं अपन कि अपन क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज लाइन आइटम बजटिंग। मतलब एक लाइन में अपन ने अपने आइटम्स लिख दिए और एक साइड में एक्सपेंडिचर लिख दिए, वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है परफॉर्मेंस बजटिंग। व्हाट इज परफॉर्मेंस बजटिंग? अब देखिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेट अस सपोज परफॉर्मेंस बजटिंग की ओर फोकस कर रही है, तो यहां पर ही कहेगी फॉर एग्जांपल कोई मिनिस्ट्री है उसको कुछ मनी एलोकेशन चाहिए, मनी चाहिए, तो कहेगी कि मिनिस्ट्री कहेगी पहले आप ऐसा करिए क्वांटिटेटिव डाटा लेके आइए, ठीक है, कि आपके यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोग्राम किसी चीज के लिए आपको मिनिस्ट्री को पैसे चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर को चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ मनरेगा के लिए, ठीक है। तो वो कहेंगे पहले आप डाटा लेके आइए कितने लोग काम करने वाले हैं, ठीक है, पूरा एक डाटा बनाइए, तो एक डाटा पेश करेंगे, ठीक है, वो मिनिस्ट्री। फिर वो कहेंगे आप अपना प्रोग्राम बताइए किस तरह प्रोग्राम उस डाटा को देखते हुए बनाया गया है, तो मिनिस्ट्री वो प्रोग्राम बनाएगी सामने। फिर आप इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि आप एफिशिएंट रहे कि एफिशिएंट नहीं रहे, उसका आप एक प्रोसीजर बताइए इवैल्यूएशन का, ठीक है। अगर आप ये तीनों चीजें बता देंगे उसके बाद आपको जो मिनिस्ट्री रहेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री वो आपको मनी एलोकेट करेगी, दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस बजट। मतलब यहाँ पर आपको डाटा बताना पड़ेगा, देन यू हैव टू टेल द स्पेसिफिक प्रोग्राम, आपने उस डाटा के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया और हाउ यू विल इवैल्यूएट। ध्यान रखिएगा आफ्टर मिनिस्ट्री गिव द डिटेल्स, ये डिटेल्स दे देती है, देन मनी इज एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री, दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस बजटिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखी जा रही है उसके हिसाब से ही एलोकेशन दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही उन्हें बताना पड़ेगा उनका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है,
ठीक है। कोई इवैल्यूएशन भी बताना पड़ेगा कि क्या इवैल्यूएट करेंगे हम, इतना हमने बोला है तो इतना हम आउटपुट मतलब इतने बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह की इवैल्यूएशन भी बताना पड़ता है उनको। नेक्स्ट है जो इंडिया अडॉप्ट कर रही है आजकल, दैट इज नोन एज आउटकम बजटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सपोज रोड्स में बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रोड्स में बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा कि यार रोड में बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उसके लिए हमको बजट चाहिए। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कहेगी, ठीक है हम आउटकम बजट को फेवर करते हैं, कहेंगे इसमें क्या करना पड़ेगा, कहेगा ठीक है चलिए अगर रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो पहले तो आप ये बताइए आपका प्लान क्या है, आप आउटले करिए, मुझे प्लान बताइए। तो कहेंगे फॉर एग्जांपल 50 करोड़ रुपए के होर्डिंग्स लगाएंगे हम हाईवेज में, ठीक है, जिससे रोड एक्सीडेंट्स ना हो, ठीक है, कि धीरे चलें, ऐसे करके होर्डिंग्स लगाएंगे हम। उन्होंने कहा ठीक है आपका आउटले है 50 करोड़ आपको होर्डिंग्स पे लगना है, ठीक है। फिर आप आउटपुट बताइए कि कहने का मतलब जैसे हमने 50 करोड़ एलोकेट कर दिया आपको, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो वो होर्डिंग क्या लगाए गए हैं कि नहीं, मतलब क्या रोड्स में लगे हैं कि नहीं। तो 50 करोड़ में अपन आउटपुट देखेंगे क्या होर्डिंग्स हाईवे में लगे हैं कि नहीं, ठीक है, मान लो लग गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसका आउटकम देखेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, देख रहा आउटकम का कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि हम ये देखेंगे क्या नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वो होर्डिंग लगाने से कम हुए हैं कि बढ़े हैं। तो एक बात ध्यान रखना, इसमें देखिए मैंने ट्रिपल ओ लिखा है, वो आउटले, आउटपुट एंड आउटकम, ठीक है। अब इसमें अब देखिए अगली बार मान लीजिए आपको फिर से पैसे चाहिए होंगे रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो सर यहाँ पर एलोकेट करने से पहले जो मिनिस्ट्री रहेगी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो कहेगी लास्ट टाइम आपने 50 करोड़ की होर्डिंग लगाई थी, है ना, ठीक है, आपने उसको लगा भी दिया था, आउटपुट भी हमने देखा था, होर्डिंग्स लगी थी, क्या ये इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई। अगर लगता है उनको डिक्रीज नहीं हुए रोड एक्सीडेंट्स अभी भी बढ़ रहे हैं, तो क्या नेक्स्ट टाइम पर क्या बजट एलोकेट किया जाएगा इस चीज के लिए, नहीं, बजट नहीं एलोकेट किया जाएगा, बोला जाएगा आपका लास्ट टाइम आपका जो हमारा आउटकम था वो तो अचीव ही नहीं हुआ, ठीक है। तो लास्ट टाइम अगले नेक्स्ट टाइम हो सकता है रोड एक्सीडेंट्स पे आपको पैसे उतने एलोकेट नहीं हो इस चीज के लिए, दैट इज नोन एज आउटकम। मतलब यहां पर हम आउटकम को देख के, ठीक है, क्या रिजल्ट आपने दिया उसको देख के आपको नेक्स्ट ईयर में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा, वी विल प्रोवाइड व्हाट, फंड्स, ठीक है। आप इससे पर हॉस्पिटल्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है तो आपने हॉस्पिटल का प्लान बनाया, इतना हॉस्पिटल का खर्चा आएगा, ठीक है, फिर सरकार ने अपना लोकेट कर दिया, आपने हॉस्पिटल्स बना भी दिए, चलिए आपने आउटपुट भी दे दिया। अब आउटकम क्या, वो हॉस्पिटल बनाने से वहां पर मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ये सब रिड्यूस हुआ है कि नहीं। अगर रिड्यूस नहीं हुआ होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप हॉस्पिटल बनाने के लिए वापस डिमांड करेगी हेल्थ मिनिस्ट्री, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कह देगी, लास्ट टाइम तो आपका आउटकम अचीव ही नहीं हुआ, इससे हम आपको क्यों एलोकेट करें। तो आपका जब आउटकम अचीव होगा देन ओनली फॉर द नेक्स्ट टर्म यू विल गेट द बजट एलोकेशन, याद रखिएगा। तो ये 5 टाइप्स ऑफ बजटिंग थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नया लेक्चर सीरीज है, दैट इज टैक्सेशन, ठीक है। तो बजटिंग के बाद हम टैक्सेशन पे आएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देख लीजिए टैक्सेशन का मतलब, टैक्स का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। टैक्स किस पर लगता है, या तो आप कोई चीज अर्न करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, या तो उस पर लगता है, या तो आप कोई चीज कंज्यूम करते हैं उस पर लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी 10,000 रुपये या मेरी कोई भी सैलरी है उस पर टैक्स लग रहा है, या तो मान लीजिए मैं कोई गुड्स परचेज करता हूं, है ना, फॉर एग्जांपल बिस्किट वगैरह कुछ भी परचेज करता हूं, उसको कंज्यूम करता हूं तो भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स ध्यान रखिएगा इनकम पे भी लगता है और कंजम्पशन पे भी लगता है। एग्जाम्पल भी मिलेगा कंजम्पशन, फॉर एग्जाम्पल अब आज की डेट में जीएसटी लग रहा है, ठीक है, इसको अपन डिटेल में डील करेंगे, जीएसटी क्या होता है। ध्यान रखिएगा टैक्स कौन देता है, पीपल टैक्स पे करते हैं, उसके बदले उनको क्या मिलती है, सर्विसेज मिलती है। और टैक्स किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है थ्रू टैक्सेस, और गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एक तरीके से पीपल और गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके से ये टैक्सेस क्या है, एक ध्यान रखिएगा, एक टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है जिससे अपनी पीपल और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन मेंटेन रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करें तो 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आपने सुना भी होगा, डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसे टैक्सेस हैव टू बी पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, मतलब वो आपको डायरेक्टली खुद ही पे करना पड़ेगा, आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जैसे मान ली मेरी इनकम पे टैक्स लग रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक्स व्यक्ति जाके मेरी इनकम टैक्स पे करे, मुझे ही पे करनी पड़ेगी अपनी इनकम, ठीक है। तो ये टैक्सेस हैव टू बी पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन एल्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा इट इज इम्पोज्ड ऑन इनकम पे लगता है या तो प्रॉफिट पे लगता है, या तो मेरी इनकम जो होगी उस पे लगेगा, या तो जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया होगा उस पे लगेगा, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एग्जांपल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, बहुत बेसिक अपन डील कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ये कुछ डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टैक्स पेयर टू अनदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा, ठीक है, तो अपन ने कुछ मनी पे किया,
ठीक है। तो वो उसमें अपन ने बिस्किट के जो अपन ने कंज्यूम किया उसका टैक्स अपन ने उसी में इंक्लूडेड आपने पे कर दिया। अब वो जो टैक्स है वो सरकार को कौन पे कर रहा है? फॉर एग्जांपल वो शॉपकीपर पे कर रहा है। तो मतलब पे तो अल्टीमेटली आपने ही किया, बट क्या डायरेक्ट पे किया? नहीं, बीच में कंज्यूमर वो आ गया, आपका शॉपकीपर आ गया, उसने पे किया। तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। मतलब इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टैक्स पेयर टू अनदर, बट ध्यान रखिएगा एंड में पे किसको करना पड़ रहा है? ऑफ कोर्स रियल बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे ही लाई करता है, एंड में कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है, ठीक है। दैट आर नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये इनकम और प्रॉफिट पे लगता है, ये लगता है इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विसेज पे लगता है ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। एग्जांपल, अब तो वैसे जीएसटी आ गया है तो सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो एक साथ आ गए हैं जीएसटी के रूप में, बट स्टिल मैं एग्जांपल लिख देता हूं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स और जीएसटी। वैसे अब इतने सारे टैक्सेस पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीएसटी ने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर लिया है? कंज्यूम कर लिया, और हम आगे जीएसटी पढ़ेंगे। बट अभी याद रखिएगा कुछ एग्जांपल आपसे इनडायरेक्ट टैक्सेस के पूछे हैं तो आप बता सकें, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, अगर पूछा है सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को किस टैक्स से मिलता है, तो याद रखिएगा आंसर वुड बी कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स से गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स से है कि इनडायरेक्ट टैक्स से, तो आंसर वुड बी याद रखिएगा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका भी रीजन है कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि डायरेक्ट टैक्स से अगर ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है तो बेटर है कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है तो कंट्री में बहुत बुरे हाल हैं, ठीक है। बस मैं आपको इतना क्वेश्चन दूंगा कि आपको बताना है व्हाई डायरेक्ट टैक्स शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस। किसी कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है तो उस कंट्री को क्या दिक्कतें आएंगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। शायद आप समझ भी रहे होंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो फॉर एग्जांपल नमकीन का पैकेट है 250 रुपए का है, तो अंबानी खरीदेगा उसको भी 250 रुपए का मिलेगा, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति खरीदेगा उसको भी 250 रुपए का मिलेगा। तो इसका मतलब दोनों ने सेम टैक्स पे किया है ना। तो और जबकि इनकम टैक्स किसके हिसाब से होता है? वो होता है क्या कहते हैं, जिसकी ज्यादा इनकम उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप यहीं से समझ रहे होंगे क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ये हिंट थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, टैक्स कलेक्ट कौन करता है? याद रखिएगा सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं डिवीजन ऑफ टैक्सेस की बात करूं तो कुछ सेंट्रल टैक्सेस लिखे हैं मैंने, स्टेट टैक्सेस लिखे हैं। ध्यान रखिए मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो सेंट्रल टैक्सेस को मिलता है, अराउंड 90% टैक्सेस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। इसीलिए अपनी फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है कि सेंट्रल को इतना पैसा है तो डिवाइड हो सके बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। स्टेट की बात करूं तो स्टेट को अराउंड 10% टैक्सेस ही मिलते हैं, ठीक है। सेंट्रल टैक्सेस की बात करूं तो जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एटसेट्रा, बहुत से टैक्सेस हैं, मैंने मेजर टैक्सेस आपको लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। स्टेट टैक्स की बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, याद रखिएगा एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टेट गवर्नमेंट कभी एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स लगाती नहीं। आपको ही पता है एग्रीकल्चर इज अ मेजर इशू इन इंडिया, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, बट एग्रीकल्चर इनकम पे अगर टैक्स रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है। वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैसे भी ये सारे टैक्सेस में सही बताऊं आपको कंज्यूम हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा किसके अंदर? जीएसटी के अंदर, क्योंकि जीएसटी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ कर दिया। बट स्टिल अभी बेसिक फंडामेंटल में याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है, ठीक है। लास्ट जो आज का टॉपिक है वो है, छोटा सा मैंने डिफरेंस बताया, टैक्स वर्सेस ड्यूटी। ये आपने सुना होगा, टैक्स क्या होता है? टैक्स भी कंपलसरी है, ड्यूटी भी कंपलसरी है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैंने लिखा भी है, दिस द सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि टैक्स लगता है गुड्स और सर्विसेज दोनों पे, जबकि ड्यूटी लगती है सिर्फ गुड्स पे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक सर्विस है, ठीक है, इस पे टैक्स लग सकता है तो वो टैक्स हुआ, बट ध्यान रखिएगा सर्विसेज पे ड्यूटी नहीं लगती। जैसे आपने सुना होगा, आपने बाहर से आईफोन मंगाया, ठीक है, तो उस पे कस्टम ड्यूटी लगी, ठीक है, तो गुड्स पे लगती है, कभी भी सर्विस पे ड्यूटी नहीं लगती है। दिस द कोर डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी, रिमेंबर, है ना। और टैक्स डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, बट मैं आपको मेजरली बताऊं ड्यूटी मेनली मैक्सिमम टाइम इनडायरेक्ट ही होती है, ठीक है। तो दोनों कंपलसरी है। एक छोटा सा डिफरेंस बताया मैंने टैक्स एंड ड्यूटी को। अभी हम ड्यूटी के भी टाइप्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने टैक्सेशन। अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने लेक्चर को, अभी अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा टैक्सेशन को और डिटेल पे जाएंगे, जीएसटी वगैरह सब डिटेल में जाएंगे टैक्सेस पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। देखिए आप कमेंट करेंगे तो हम ऑलरेडी इन लेक्चर सीरीज की जो अपनी स्पीड है वो ज़्यादा तेज कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम आ रहे हैं, वी ऑल्सो नो। तो आप इस पर कमेंट जरूर करते रहें। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। और आपके इसको अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स परचेज करने किसी भी सब्जेक्ट्स के, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।